दोस्तों, मेरा नाम है अभय। हमारे इस चैनल पे हम रियल एस्टेट से जुड़ी बातें करते हैं, जिसमें हम कवर करते हैं गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम्स को। गवर्नमेंट कहाँ नए हाईवे, ब्रिजेस, एक्सप्रेसवे बना रही है, उससे रियल एस्टेट के किन सेगमेंट्स को फ़ायदा होगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं मंडोला विहार। ये एक यूपी आवास विकास की योजना है, जिसमें आपको LIG, MIG, हाई राइज ग्रुप हाउसिंग एंड कॉमर्शियल लैंड मिलेंगी। इंडस्ट्रियल लैंड इसमें नहीं है। इंडस्ट्रियल लैंड इसके पास में ही टॉर्निका सिटी कह लीजिएगा या सिग्नेचर ट्रांस सिटी वहाँ पर है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर महाभारत काल में बेसिकली जब इनको कौरव पांडवों के बीच में आप कह लीजिए बंटवारा हुआ, तो हस्तिनापुर का बेसिकली जब बंटवारा हुआ तब इनको ये एरिया आपका बागपत, मंडोला और लोनी का एरिया मिला। इस एरिया को महाभारत काल में लवणप्रस्थ कहा जाता था। तो लवणप्रस्थ का बेसिकली ये हुआ जहाँ पे नमक का व्यापार होता है, उस एरिया को लवणप्रस्थ कहा गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है या भ्रांति है कि महाभारत में इस एरिया को श्रापित एरिया कहा जाता है और यहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा, बट ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लैंड जो है गवर्नमेंट ने वो मंडोला विलेज और कई विलेज हैं उनके किसानों से एक्वायर की है। UPAVP के पास अभी करीब करीब 95% लैंड इसमें है और करीब करीब 86 एकड़, करीब 86 एकड़ से ज़्यादा लैंड UPAVP इसमें बेच चुकी है डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो रेरा आने से पहले भी कुछ लैंडें बेची गई और कुछ स्कीम्स का रेरा नहीं लिया गया। वो स्कीम है जैसे सेक्टर 4 में 4A में प्लॉट हैं, इसमें कॉमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों तरह के प्लॉट हैं। आसरा के हाई राइज आसरा के हाई राइज बने हुए हैं, सपना के बने हुए हैं। इसमें 1, 2, 3 BH फ्लैट्स हैं, 1B के कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं, बिल्कुल रोड से ही लगे हुए हैं। और जो योजनाएं जिनके रेरा लिए गए हैं उसमें सेक्टर 23A की अभी स्कीम आई थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, वो करीब करीब 35 एकड़ में थी। सेक्टर 19 के फ्लैट है 10.9 एकड़ में। 5A के सेमी फर्निश हाउस जिसकी आज हम बात करने वाले स्कीम की 10.2 एकड़ में थे। गुलमोहर एनक्लेव के 2 BHK का एक फ्लैट है, वो 11.1 एकड़ में है। सेक्टर 6 के सेमी फर्निशेस हाउसेज हैं जो कि अभी तक बने नहीं हैं, ये 11.7 एकड़ में है। तो टोटल अराउंड 87 एकड़ का इन्होंने रेरा से बेचा है बेसिकली ये। अब बात करते हैं ये स्कीम की लोकेशन की। ये स्कीम कहाँ पड़ती है? तो अक्षरधाम से एक आपका फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो ये एक्सप्रेसवे जो है वो बिल्कुल इस योजना के गेट पे उतर रहा है और यहाँ पर ना जहाँ पे ये एग्जिट है इसके साथ में ये अंडरपास और बन रहा है। बेसिकली ये योजना ना हाईवे के दोनों तरफ है। तो सेक्टर 23, 24, ये 22 ये हाईवे के एक तरफ है। जब आप दिल्ली से जाओगे तो राइट साइड पे पड़ते हैं और लेफ्ट साइड पे पूरे ये 4, 5, 6, 7 सेक्टर इस तरह से ये 1B ये लोकेटेड है। तो इनके लिए अंडरपास भी बन रहा है जिसमें अभी मिट्टी भरी हुई है, बेसिकली वो खुल जाएगा। तो हाईवे से उतरते ही है तो बेंगोन हाईवे पे है एक तरह से आप कह लीजिए, तो इसका इससे फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर योजना में ना 23A की तरफ तो जो नया कंस्ट्रक्शन है हाईवे के राइट साइड पे जहाँ सेक्टर 22, 23, 24 है, यहाँ पर अभी लैंड तो एक्वायर कर ली है लेकिन इंटरनल रोडें बहुत ज़्यादा नहीं है। बट दूसरी तरफ यानी कि दिल्ली से जब जाओगे लेफ्ट साइड की तरफ जहाँ पे अथॉरिटी का साइट ऑफिस है, सेक्टर 1B है, 6 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये सब सेक्टर्स है ना, इधर की तरफ आपके रोड्स वगैरह सब इंटरनली डेवलप्ड है और अथॉरिटी का कब्जा है लैंड पे। ऐसा कुछ नहीं कि अथॉरिटी का कब्जा नहीं है। बेंगोन एक्सप्रेसवे पे स्कीम है जिसकी दिल्ली से ना मल्टीपल कनेक्टिविटी है, तो वैसे स्कीम मतलब अच्छी है। अब इसकी जो ये सेक्टर 5 में सेमी फर्निश हाउस आए थे 1 फरवरी को करीब स्टार्ट या लॉन्च हुई थी, ये करीब 10.2 एकड़ में स्कीम थी जिसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली मंडोला विहार योजना जो थी सेमी फर्निश भवन आए थे इसमें 60 मीटर के, 75 मीटर के, 112 और 162 मीटर के। इसमें ये सब डिटेल आपको दी हुई है। ब्रोशर मेनली लोगों के पास होगा जिन्होंने फॉर्म भरे। योजना अब तो बंद हो चुकी है। इसमें प्लिंथ एरिया यानी कि जिस पे डेवलपमेंट मिलेगा, जैसे 60 वाले में 35 वर्ग मीटर पे डेवलपमेंट मिल रहा है, 75 वाले में 36 वर्ग मीटर पे, 112 में 66 पे और 162 में 95 वर्ग मीटर पे। इसी की और डिटेल दी हुई है, कितने कितने फ्लैट थे, क्या थे, कैसे आपको पेमेंट करनी है। इसमें 7.5 लाख रुपए की EMD थी और इसमें आपका अथॉरिटी ने नंबरिंग ड्रॉ तो कर दिया है, ठीक है।
सॉरी, आपकी डिमांड रेस कर दी अथॉरिटी ने, बट इनका नंबरिंग ड्रॉ अभी नहीं हुआ है, तो उसकी बात आगे करते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी बनती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, अक्षरधाम से करीब करीब 10-15 मिनट का समय लगता है। एक सोनिया विहार दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी बन रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए ऑलरेडी सेंक्शन है पुश्ते से। ठीक है, इसका यूईआर एक्सटेंशन 2 जो बनेगा उससे भी कनेक्टिविटी इसको मिलेगी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, शिव विहार वाली मेट्रो एक्सटेंड होगी उससे भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आप ये समझो कनेक्टिविटी एस्पेक्ट्स में आपके पास मेट्रो आ गई, दिल्ली से कनेक्ट होकर शिव विहार वाली लाइन एक्सटेंड होगी, यूईआर एक्सटेंशन 2 यहाँ से गुजरेगा, ईस्टर्न पेरिफेरल थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप मंडोला विहार से, वो आपको कनेक्टिविटी दे रहा है। सोनिया विहार वाला पुस्ता चौड़ हो जाएगा, वो ऑलरेडी रनिंग में है रोड, टोनिका सिटी से आप अंदर जाओगे रनिंग में ऑलरेडी पुस्ता। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ऑलरेडी फर्निश्ड है, किसी भी दिन उद्घाटन होगा तो वो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो कनेक्टिविटी के मामले में आप ये समझ लो लोकेशन प्लस प्लस है। अब यहाँ पर इशू क्या है, लोगों को पता है कि यहाँ पे एक तो मेरे को सुनने में आया, लोगों को ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे रज्जो भैया का कुछ इशू है तो वो पैसे वैसे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं हो, टोनिका सिटी में पहले इंडस्ट्रियल में होगा, अभी यहाँ पर वैसा तो कुछ नहीं है। बट यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट है। फार्मर्स का क्या इशू है, बेसिकली लैंड एक्विजिशन का इशू नहीं है, वो ऑलरेडी अथॉरिटी के पास है, बट ये यमुना विकास प्राधिकरण ने किसानों के मुआवजे बढ़ाए थे, ठीक है, और 10% के प्लॉट अप्रूव किए थे। उसके बाद मंडोला विहार के किसानों ने डिमांड करी कि यूपी में पूरे में एक ही रूल होना चाहिए, तो उसी तर्ज पे हमारे मुआवजे बढ़ाए जाएं। तो वो डिस्प्यूट है, उसकी वजह से किसान बार बार धरना करते हैं और यहाँ पर कोई भी काम नहीं होने देते। अभी थोड़े दिन पहले भी तहसील पे ताला लगा दिया था, तो उनका वो प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, बट अधिकारी उसमें बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट देखो कब तक सुलझा पाती है उसको, क्या किसानों की एग्जैक्ट डिमांड है उनसे क्या है। बट फार्मर्स के प्लॉट भी इन्होंने रिजर्व कर रखे हैं सेक्टर 6 के आगे, तो एक लोकेशन है। अच्छा, इन्होंने एक ना अभी बिल्टअप हाउस बेचे थे सेक्टर 6 में, तो वो भी ये पूरे नहीं कर पाए हैं। वो अभी जैसे सेमी फर्निश की 5 की स्कीम है, ऐसी थी 6 की स्कीम, वो अभी ये पूरे कर नहीं पाए ना, उस पर कुछ काम चल रहा है अभी। एक सेक्टर 7 में भी हाई राइज बने हुए खड़े हैं, वो भी अभी ऑक्शन में आए हुए हैं। वो अथॉरिटी एक ही आदमी को जैसे भी हैं वो, उनका सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली पार्शली रेडी है, तो वो बेच रही है। अथॉरिटी वहाँ पे भी काम नहीं कर रही, आई डोंट नो क्यों काम नहीं कर रही। माइविन पे बने हुए अच्छे थे, बट उन पर भी अथॉरिटी अभी कोई काम नहीं कर रही है। तो ये समझ लो फार्मर प्रोटेस्ट की वजह है या कोई और लीगल वजह है, बट अभी अथॉरिटी का वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। अब जो करंट स्कीम आई थी इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्न्स है, वो एक बार समझते हैं। जो करंट यूपीए एवीपी की स्कीम आई थी सेक्टर 5 वाली बिल्टअप हाउस, जिसमें आप सभी लोगों ने मतलब लिया हुआ है, तो आपका ये एलिजिबिलिटी ड्रॉ हुआ। बेसिकली आप एलिजिबल हो गए कि आपको एक यूनिट मिलेगी, कौन सी मिलेगी वो आपको नहीं पता, क्योंकि यूनिट नंबर नहीं दिया है उन्होंने। अच्छा, अगर आप यूनिट नंबर से पहले पैसे जमा करते हो तो बेसिकली यही है कि आपका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। अगर आप लोन से ले रहे हो और नहीं भी ले रहे तो भी आपका पैसा कुछ तो करता है, तो वो आपका लॉस है, ठीक है। दूसरा, आपको पीएलसी का नहीं पता कि अब आपकी पीएलसी यूनिट निकलेगी या नहीं निकलेगी। ऑल दो जो इन्होंने सारी प्रीमियम यूनिट्स हैं, प्लॉटों की हो, फ्लैटों की हो या किसी भी चीज़ की हो, पीएलसी यूनिट रोक रखी हैं, वो ये बाद में बेचेंगे ऑक्शन से, और ऑक्शन में रेट आपको पता है बढ़ेगा, तो वो आपको एक बेनिफिट आएगा बाद में। बट अभी के केस में पीएलसी वाली आपको नहीं पता कि आपके अगर कॉर्नर निकलती है तो पीएलसी देनी नहीं देनी, लोन आपको होगा नहीं विदाउट यूनिट नंबर के। अगर आप इसमें सेल्फ फाइनेंस करते हो या लोन लेते हो तो लोन का ऑप्शन है नहीं, सेल्फ फाइनेंस करते हो तो आप पेमेंट जमा कर सकते हो। कुछ इस तरह की डिमांड भेजी हुई है इन्होंने, जो वन टाइम पेमेंट वाले, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। भवन का मानक क्षेत्रफल 162 स्क्वायर मीटर है, जिसका मूल्य करीब करीब 74,56,000 बना, ठीक है। इसमें 7.5 लाख रुपए आपने जमा कर रखे हैं, ठीक है। और अगर आप अभी नगद एक मुश्त भुगतान करते हो तो 60 दिन में, तो आपको 5% की छूट मिलती है, जो कि बनती है 3,72,800 रुपये। तो ये करीब करीब 63,33,200 रुपये आपको और जमा करने हैं डिस्काउंट के बाद। इस पर कुछ और अथॉरिटी ने शुल्क लगाए हैं, जिसमें आपके सेल एग्रीमेंट और रजिस्ट्री का शुल्क है, स्टाम्प आपको देना पड़ेगा, बाकी वो 300 रुपये आपसे ले रहे हैं इनके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वगैरह के, ठीक है। सीवर और पानी का शुल्क ले रहे हैं 13,810 रुपये। जल शुल्क अग्रिम, पानी का ही ये एक पेमेंट जमा करा रहे हैं आपसे 4735 रुपये का। साइट प्लान के 100 रुपये ले रहे हैं, जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिए उसके 18,640 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपको कम से कम
60 दिनों के भीतर जो देने हैं वो 37,585 रुपये देने हैं। और इस पे जो आपका ये इन्होंने मिसलिनियस चार्जेस यानी विविध शुल्क लगा रखे हैं, इस पे जीएसटी भी लगेगा 6,765 रुपये का। ठीक है, तो आपको टोटल जो पेमेंट देनी है वो 63,33,200 प्लस 6,0765 रुपये, ये आपको 60 दिन के भीतर देनी होगी। और आपको स्टैम्प पेपर जमा कराने होंगे उसके सेल एग्रीमेंट के। ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है। पेमेंट ऑनलाइन ही जमा हो जाती है यूपीआई वीपी की साइट पे। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा कैसे लॉगिन बनाना है, और आपको हम हेल्प भी कर देंगे। आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी अपनी क्वेरी के लिए। आपको इस योजना के बारे में और कुछ जानना है या आपको लोन लेना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। लोन पे भी आपको हम बड़े अट्रैक्टिव ऑफर, लोअर आरओआई और कैशबैक की सुविधा करा देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मेरे को ये योजना पसंद नहीं आई, मेरे को रिफंड लेना है। तो इसमें साफ इन्होंने अलॉटमेंट लेटर में लिख रखा है, किसी भी दिशा में निर्धारित तिथि के बाद धनराशि का भुगतान किए जाने पर अगर आप पेमेंट लेट करते हो तो 13.5% का ब्याज लेंगे। ये आवंटी अगर चाहता है कि वो अपना पैसा वापस ले ले तो 3 माह के अंदर आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण की 20% धनराशि जमा करते हुए यानी 7.5 लाख रुपए का 20% ही आपको काट के पैसे वापस देंगे। 3 महीने के बाद अगर आप करते हो तो आपके 7.5 लाख का 50% ये काट के आपको पैसा वापस कर देंगे। ये इसमें रिफंड का प्रोसेस रहेगा। अथॉरिटी में जाके एप्लीकेशन लगाओगे या आपके बैंक में आपका जो रिफंड है आपका अलॉटमेंट कैंसिल करके वो डाल देंगे। अब एक बात आई थी सेल्फ, हाँ, आपका पेमेंट आपको एक मुश्त करोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। एल्स आप किस्तों पे कर सकते हो। किस्तों में करोगे तो ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे, कीमत वही पड़ेगी आपको, लेकिन वो दोनों में हमने कैलकुलेट किया था, मतलब इंस्टॉलमेंट में और लमसम में, तो करीब करीब 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस बनता है। अगर आप लमसम में पेमेंट करते हो तो 3.5 लाख कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। अच्छा, इसका बता दिया मैंने सेल्फ फंडिंग और लोन का। तो बेसिकली अगर आप लोन लेते हो तो दैट वुड बी अ बेटर कंडीशन। उसकी वजह ये होती है मनी डिप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, आपको पता है इन्फ्लेशन है, आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हो 7% से 7.25 7.5 का इंटरेस्ट रेट आपका आता है। ठीक है, तो 4 से 7% का इन्फ्लेशन है। आप अपना लिक्विडिटी अपने पास रखते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, वो एक इसमें आस्पेक्ट है। अब ये लोन वर्सेस फुल पेमेंट मैंने कवर कर लिया। अच्छा, लोगों की क्वेरी है नियर बाय लोकेशन पे क्या रेट चल रहे हैं। तो बेसिकली वहाँ पर ना मोस्टली अनऑथराइज डेवलपमेंट है। ऑथराइज के नाम पे ये यूपी सीडा, यूपी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ना एक टाउनशिप है जिसको टॉर्निका सिटी कहते हैं, इसको ट्रांस हिंडन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे जो टॉप नोच प्लॉट है यानी कि मेन रोड के प्लॉट है, उस पर तो मोस्टली प्रॉपर्टी डीलरों ने सबने शॉप खोली रखी है। उसमें 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का रेट है। जो पीछे के और थोड़े वैसे प्लॉट हैं उन पे 35,000 रुपये तक का रेट है। बट इसकी थोड़ी डाउन रहते हैं रेट, क्योंकि यहाँ पर ना शायद ट्रांसफ़र भी करवाना पड़ता है, उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आते हैं यूपीएसआईडीसी में। ठीक है, और अथॉरिटी भी उतनी मतलब वेल वर्स्ड नहीं है, तो इनके रेट थोड़े डाउन रहते हैं। बट हाँ, 35,000 का रेट है। मंडोला में कोई सेल है नहीं। मंडोला में जो भी सेल है, जैसे प्लॉट आए थे 23 के, वो भी 5 साल के लॉक इन पे आए थे। ठीक है, और ये अधिकतर स्कीमों में अभी जैसे सेमी फर्निश्ड है वो भी बने नहीं है, तो उनमें जीपीए पे हो रही है सेल। तो जीपीए पे रिस्की होता है और जीपीए में कोई ऐसा खास रेट भी मतलब है नहीं। तो एग्जिट का भी ये मत सोचो कि अर्ली एग्जिट आपको है इससे। अगर आपको लेना है तो आप फिर मतलब आराम से होल्ड करके लो, कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो ये आपको लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर की कि क्या फ्यूचर है, मेरे को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, मेरी यूनिट निकली है। तो देखो भाई, इसमें जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। किसानों का डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होगा या अथॉरिटी जैसे भी अपना करती है तो उसमें टाइम लगेगा इसमें। अब ये 5 साल का टाइम ले रहे हैं, लेकिन रेरा से एक्सटेंशन मिल जाती है। और अगर एक्सटेंशन नहीं भी मिली, दे कैन सबमिट अ प्ली इन रेरा कि भाई ये कोर्ट में विचाराधीन है मामले, इसलिए किसानों की और उसकी वजह से अथॉरिटी काम नहीं करने दे रही। आई डोंट नो कि इस लैंड पे भी मतलब सेक्टोरियल लैंड पे भी कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। तो टाइम तो आप मान के चल लो कि 5 है, तो उससे ज़्यादा ही ज़्यादा लगेगा। और ऐसा ना हो जैसे सेक्टर 6 का कि कंस्ट्रक्शन आधा हुआ फिर स्टक हो गया। अगर बीच में स्टक हुआ तो जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अधूरा कंस्ट्रक्शन, तो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती ही होती है।
ठीक है। और अभी आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, कोई सोशल इंफ्रा नहीं है। सोशल इंफ्रा होता है आपका मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ऑल दो सोशल इंफ्रा में नहीं आते। बट बार्स, पब्स आपके, और जो ये एक होती है ना शहरी जिंदगी, वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वो सोशल इंफ्रा 5 साल में, 7 साल में जब भी आपको मिलेगा, आई डोंट नो कितना होगा वहाँ पे, बट अभी के डेट में कुछ नहीं है। और वहाँ पे मोस्टली अनऑथराइज डेवलपमेंट है चारों तरफ लोनी का। उसकी वजह यह है बेसिकली पिछले 30-35 साल से खोड़ा का, लोनी का, इनका लैंड यूज आइडेंटिफाई नहीं था। बट अभी वो जीडीए ने कर लिया है 31 के मास्टर प्लान में। तो ये लैंड यूज आइडेंटिफाई हो गया और यहाँ ये नगर निगम के अंडर आ रही हैं। तो ये नगर निगम जीडीए कब तक डेवलप करता है, फंड वगैरह हो गए हैं तो ऑल दो बनेगी नगर निगम, बट नगर निगम के अंडर आएगा तो दे विल टेक केयर ऑफ रोड, सीवर, वाटर। बट अभी कुछ नहीं है वहाँ पे, तो नगर निगम के अंडर नहीं है अभी, अनऑथराइज सारा डेवलपमेंट है। और क्रिमिनल विमिनल इस तरह के, मतलब उस एरिया में थोड़ा है वो डाउन कैटेगरी का आप कह लो लिविंग है वहाँ पे। तो सराउंडिंग इज नॉट वेरी गुड। बट इसमें एक पेच ये है कि जो ये ट्रांस सिग्नेचर सिटी और टॉनिका सिटी कह लो आप, यहाँ पर अभी ना कंप्लीशन का भी प्रेशर आ रहा है प्लॉटों में, तो ये कंप्लीट होगी। दूसरा वो एक काइंड ऑफ मिक्स यूज लैंड है जहाँ पर इंडस्ट्रियल भी है, कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री ऑलरेडी ऑपरेशनल है, रेजिडेंशियल में कुछ खास बना नहीं है, कॉमर्शियल के नाम पे भी कुछ खास है नहीं वहाँ पर। तो वो शायद जब डेवलप हो तब थोड़ा सा बेटर लगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको नीचे से नहीं जाना, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो सीधे ऊपर ऊपर निकल जाओगे तो इम्पैक्ट कम है, बट स्टिल एरिया अच्छा नहीं है, सराउंडिंग अच्छी नहीं है। और गवर्नमेंट क्लीन अप ड्राइव कब चलाएगी कब नहीं चलाएगी, बट वो होनी है। उन्होंने 351 कॉलोनी आइडेंटिफाई की हुई हैं। अब वो गवर्नमेंट कब तक क्लीन अप करती है, किस फोर्स के साथ करती है, वो सब सब्जेक्टिव है। बट हाँ, क्लीन अप होगा। अभी लोकेलिटी एरिया अच्छा नहीं है, 5 साल बाद क्या होगा आई डोंट नो। ठीक है, कॉस्ट एप्रिसिएशन के लिए आप ले सकते हो, बट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, ठीक है, उस एरिया में। तो अब वो कब तक कैसे काम करती हैं, यूआर एक्सटेंशन 2 कब तक बनता है, मेट्रो कब तक आती है, जो कि आपके कॉस्ट रियलाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगी। अब सब 5 साल में हो गया, मेट्रो भी आ गई, यूआर 2 कनेक्टिविटी हो गई, सोनिया विहार पुस्ता भी चौड़ा हो गया, ठीक है, टॉनिका सिटी भी डेवलप होने लग गई, और इन्होंने भी 5-7 साल में कुछ करके दे दिया। तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपका कॉस्ट अप्रिसिएशन अच्छा आ जाएगा। बट अगर कुछ नहीं हुआ, जैसे हालात अभी हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट चलती रही, तो फिर हाँ, फिर उस केस में आपका अप्रिसिएशन अच्छा नहीं आएगा। और अगर आप रेशनल करोगे इसको नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव या दिल्ली किसी रियल इस्टेट से, तो उसके रेस्पेक्ट में फिर आप ये देख लो उस रेशो में रिटर्न भी कम आएगा। देर आर लॉट ऑफ अदर गुड अपॉर्चुनिटीज़, बट वो आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है जहाँ आप इन्वेस्ट करके इस योजना से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ठीक है ना, तो वो आपके एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। आप हमें कॉल करो, हम आपको गाइड करेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से कैसे क्या करना है, जो भी आपको हेल्प चाहिए। भाई इस पर एक हम फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं कि अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड करना पड़ेगा लंबे समय तक। आपके लॉन्ग टर्म प्लान स्पेयर मनी होनी चाहिए, आपको इधर यूज़ करना है, सेल करना है, बट आप 5-7 साल तो भूल ही जाओ कुछ है। 5-7 साल के बाद ही आप एक ठीक ठाक एप्रिसिएशन बना के निकल पाओगे इससे। ठीक है, आपके पास अपनी मनी है तो बहुत अच्छा, लोन भी लेते हो तो भी, बट आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। इससे एक अच्छी एग्जिट जिसमें आप कमा के निकलोगे, नहीं तो 5-6%, 7% तक का भी रिटर्न आता है तो आपके लिए कोई यूज़फुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप उतना पैसा वैसे ही कमा लोगे ब्याज से, और जिन्होंने लोन लिया वो 7% लोन में देंगे। तो अगर उनको 10% की ग्रोथ आ रही है जब उनको सेविंग का ब्याज मिल रहा है 3%, तो वो आप समझ लो कि ये लॉन्ग टर्म का खेल है, इसमें डिस्प्यूट इश्यूज हो सकते हैं। बट हाँ, अगर सब कुछ एज पर दी प्लान गया, नगर निगम डेवलप हो गई, गवर्नमेंट ने क्लीन अप ड्राइव चला के जो इलीगल और अनऑथराइज कॉलोनियाँ उन्हें क्लीन किया, वहाँ से यूआर एक्सटेंशन 2 सोनिया विहार से कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है, अक्षरधाम से ऑलरेडी बन रही है, 10 मिनट लग रहे हैं करीब। तो ये एरिया आप ये समझ लो दिल्ली वालों के लिए जो 30,000 ई साइड और इधर साइड काम कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट सूटेबल हो जाएगा। वो पॉपुलेशन यहाँ पे फिर सेल परचेज करेगी। एक इसमें फैक्टर और है, अथॉरिटी के पास जो प्रीमियम प्लॉट्स है, अथॉरिटी भी वो ऑक्शन से बेचेगी। अगर वो लोग ऑक्शन में भी खरीदेंगे अथॉरिटी से तो भी आपके प्लॉटों की कीमत बढ़ेगी। जब आपके पड़ोस का प्लॉट बिकेगा 2 लाख रुपये गज और आपने खरीदा 50,000, तो आपकी कीमत भी 1.5 लाख 1 लाख जो भी बनी, तो वो अप्रिसिएशन मिलेगा। बट ये सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप अपनी कॉल लें इस पर। और अगर आपको लोन या कोई और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8860456776। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।